So now we will be starting with the subject question of gate ecology evolution of paper 2021. We will start from question number 1, which was there, right? Yeah, so this is a very good question which have come from the part like animal behavior, right? Which was there, and it have been very well taught by Richa ma'am and Tanya ma'am also. So the question number says what, guys? इसको अच्छे से थोड़ा सा read करेंगे, बस इसमें question बड़े ध्यान से पढ़ने. Animal species can vary in whether dispersal is more likely among male offspring, male bias, and female offspring, female bias, or similar between the sexes. Dispersal in birds and mammal is most commonly. अब देखिए, जब आप इस टॉपिक को देखते हैं कि किस तरह का डिस्पर्सल मिलता है आपको इनके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सेक्स बायस डिस्पर्सल होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल जो होगा एक सेक्स का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या करेगा, वो स्टे रहेगा या रिटर्न करेगा टू देयर नेटल साइट और ग्रुप टू ब्रीड. एक जाएगा ब्रीडिंग करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरे सेक्स का जो इंडिविजुअल्स होगा वो प्रोन रहेगा डिस्पर्सल, वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है, वाइड स्प्रेड, ठीक है. और ये बहुत सारा वर्टिब्रेट के अंदर ये पैटर्न देखा गया है, और ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स में जो है ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, वो मेल बेस डिस्पर्सल है, मतलब मेल उसमें डिस्पर्स करते हैं और फीमेल स्टे बैक फॉर द रिप्रोडक्शन, वेयर बर्ड एग्जिबिट फीमेल बेस डिस्पर्सल. तो अब बर्ड क्या है, जो बर्ड स्पीशीज है वो डिस्पर्स करेगी डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल टेरिटरी, जो आप जहां पे रहता था, टू अ ब्रीडिंग टेरिटरी, ठीक है, फॉर फीमेल देन फॉर मेल. एंड उसका दो मेन रीजन क्या है, देखो दो मेन रीजन क्या है इसका. एक तो पहला ये है कि जो सेक्स बेस्ड डिस्पर्सल है, इसका जो सबसे मेन रीजन है, ये एक टूल सर्व करता है एज अ इनब्रीडिंग अवॉइडेंस मैकेनिज्म, कि हम सेम ही तरह की इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना शो करें. और ये दूसरा लिंक्ड है सेक्स डिफरेंसेस इन रिसोर्स होल्डिंग पोटेंशियल एंड टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट, की नई जगह जाके जो है ऑर्गेनिज्म अपनी नई टेरिटरी एस्टेब्लिश करेगा. लेकिन ये वेल प्रूवन रिसर्च है और वेरी वेल नोन है कि जो आपकी बर्ड्स के अंदर कैसी देखी गई है भाई, बर्ड के अंदर होती है फीमेल बेस, बर्ड में कैसी है, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा. जो बर्ड होते हैं उसमें होती है फीमेल बेस, ठीक है, उसमें फीमेल जाती है, डिस्पर्स करती है, और आपकी बाकी एक इंडिविजुअल जो काउंटर पार्ट वो आपका वही रहेगा, ठीक है, काउंटर पार्ट जो है वो वही रहेगा, ठीक है, काउंटर पार्ट जो है वही रहेगा. और मैमल्स में ऐसा देखा गया है कि मैमल्स में ये मेल बायस्ड है, ठीक है. तो इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेलिंग ले लेंगे, वो मैं दे भी दूंगा आपको सोल्यूशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैंने आपको बता ही दिया कि दो एडवांटेज है इसके, कि ये इनब्रीडिंग अवॉइडेंस करेगा, और दूसरा कि जो सेक्स डिफरेंसेस होंगे रिसोर्स होल्डिंग में, कि मेजर रिसोर्स कौन होल्ड करेगा, और टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट के ये बहुत काम आती है. लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि जो मैमल्स हैं उसमें मेल बायस्ड होती है, और जो बर्ड्स हैं उसमें फीमेल. ये आपको बस याद रखना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो गया ए, क्योंकि एक मैकेनिज्म है जो ऑब्जर्व होता है प्रैक्टिकली ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है. चलो जी, आगे आ जाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे. ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ये नीट में भी आ चुका है, और आप लोग बहुत फैमिलियर भी होंगे इससे, और बहुत पढ़ाया है तान्या मैडम ने और रिचा मैडम ने, दोनों ने. तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन हैज द मोस्ट करेक्ट मेजरमेंट ऑफ डार्विन्स फिटनेस, ठीक है, कि ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ये दिए हुए हैं, कौन सा इसमें से डार्विन्स फिटनेस. देखो डार्विन की जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है गाइस, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये आपको पढ़ाया भी होगा मैडम ने, ठीक है. और इसमें बात आती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, कि नेचर किसको प्रमोट करेगी, फिट को. तो फिट को अगर नेचर प्रमोट करेगी भाई, अगर आगे उसको भेजना है, तो वो जनरेशन कैसे प्रिपेयर होगी, जब कोई इंडिविजुअल अपनी रिप्रोडक्टिवली ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा जो फिट होगी नेचर में. क्योंकि उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे पहले क्या कहते हैं, वेरिएशंस होते हैं, ठीक है ना, फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये स्टेप्स हैं उसके अंदर, ठीक है. तो जो सबसे मोस्ट वेरिड होगा और फिट पाया जाएगा उसको नेचर जो है प्रमोट करेगी. तो इस पे भी अगर
आपको देखना है कि जो डार्विन की फिटनेस होती है ऑर्गेनिज्म की, वो किस पे फोकस रहती है, इट्स फोकस ऑन इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो रिप्रोडक्टिव फिट हो, अगर रिप्रोडक्टिवली वो ऑर्गेनिज्म फिट होगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो तभी तो वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। एंड इट स्टेट दैट एनी स्पीशीज हैविंग बेटर एडेप्टेबिलिटी विल हैव प्रोजेनीज थ्रू रिप्रोडक्शन एंड दिस विल इंश्योर कंटिन्यूटी ऑन अर्थ। तो ये ध्यान रखना है। So more the adaptive ones and more the reproductively fit, they will survive. So reproductively fit individuals survive and are selected by nature. इसमें एक आप लाइन लिख सकते हो कि जो reproductively fit organism होते हैं, reproductively fit organisms, ठीक है, they are basically they they will survive, and are selected by nature. तो सारा का सारा जो दारोमदार आ गया है, सारी की सारी चीज आ गई है, वो किसके ऊपर आ गई है कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को प्रूव करके बताएं। तो लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है ये डिसाइड करेगी कि वो डार्विनिज्म, जो डार्विनियन फिटनेस है, वो किस पे डिपेंड करती है। तो वो लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ फटाफट, मेरे को आगे भी चलना है, जल्दी बताओ, क्विकली क्विकली। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? ये सब कुछ आपको तान्या मैडम, रिचा मैडम ने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, जब वो एवोल्यूशन वाला यूनिट पढ़ा रहे थे, अगर आपने लेक्चर सुने हो, आई होप, ठीक है, सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें आपके जो नोट्स में से ही है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। चलो आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको देख लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3 को। कहता है द मार्जिनल वैल्यू थ्योरम, ये आपको रिचा भारद्वाज मैडम ने पढ़ाई होगी आपके बिहेवियरल इकोलॉजी में, कि जो मार्जिनल वैल्यू थ्योरम है इन ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी एग्जामिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरेजिंग डिसीजंस, कि जो आपकी ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी है वो कौन से डिसीजन को एग्जामिन करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो आपकी मार्जिनल वैल्यू थ्योरम है वो है क्या। जो मार्जिनल वैल्यू थ्योरम है, जो इसमें एक वर्ड आया है, वो है क्या। तो मार्जिनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है गाइस, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ ऑप्टिमैलिटी मॉडल। एक तरह का ऑप्टिमैलिटी मॉडल है। जब भी कोई प्रीडेटर प्रे को खोजने के लिए जा रहा है, ठीक है, शिकार करने जा रहा है, दैट इज ऑफन अप्लाइड टू द ऑप्टिमल फॉरेजिंग, कि कितना टाइम मैं स्पेंड करूं शिकार खोजने में, ठीक है, ठीक है। द थ्योरम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सर्च फॉर फूड इन अ पैच। मान लो मैंने एक ये पैच ले लिया, ठीक है, और इसमें कोई प्रेडेटर है पी, वो प्रे को खोजने के लिए लगा हुआ है भाई, ठीक है, कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह का मैंने ले लिया एक। अच्छा जी, अच्छी बात है। तो उस पैच में जब वो खोज रहा है, तो ही मस्ट डिसाइड और शी मस्ट डिसाइड व्हेन इट इज इकोनॉमिकली फेवरेबल टू लीव, कि कितने टाइम तक मैं इसमें शिकार खोजूं और कब मैं चला जाऊं। मतलब प्रेडेटर को कब ये डिसीजन लेना चाहिए कि कितना टाइम जो है वर्थ इट है टू स्पेंड इन सर्च ऑफ द प्रे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना, मान लो कि आपने एक छोटा सा प्रे पकड़ने के लिए आपने पूरा दिन लगा दिया, उससे उतनी एनर्जी ऑब्टेन नहीं होनी है आपको, या उतना टाइम, बहुत टाइम लग गया उसको ढूंढने में ही, तो वो इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं है प्रेडेटर के लिए, वो एक लॉस का सौदा है। तो वहां पे उसको बैलेंस करना है कि भाई कितने टाइम तक मैं खोज सकता हूँ। इसमें ऐसा भी ऑब्जर्व होता है कि जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते रहते हैं, उतना ही चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्रे रिड्यूस होता जाता है एक फिक्स अमाउंट से, ठीक है। ये रिचा मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे सारा का सारा जो आपका दारोमदार आ जाएगा, वो किस चीज पे आ जाएगा, सारा का सारा जो दारोमदार है वो किस चीज पे आ जाएगा, दैट हाउ लॉन्ग टू स्टे इन द पैच ऑफ फूड, कि कितने टाइम तक मुझे उस पैच में रहना है और कब वहां से चले जाना है। प्रेडेटर को ये डिसीजन बड़ा कैलकुलेटिवली लेना पड़ेगा कि फॉर हाउ मच टाइम आई शुड बी इनटू दैट पैच and by what time I should leave in order to have it as a profitable or a good business, कि कहां तक ये ठीक है। मतलब is it clear to everyone? जल्दी बताओ फटाफट से, क्विकली। is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे?
जल्दी जल्दी बोलो भाई, हमें काफी क्वेश्चन कवर करने हैं। वी हैव टू रीच 55 एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट 2 क्लासेस में मेरा टारगेट है कि मैं खत्म कर दूंगा इसको, या मैक्सिमम एक थर्ड क्लास जो कि 10 तारीख को, सो दैट यू हैव 2 डेज। और इसको आप एक एक्टिविटी की तरह लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट, जितने क्वेश्चन मैं रोज कराऊंगा उतने क्वेश्चन अच्छे से आपको करने हैं घर पे, सो दैट यू फिनिश अप। और 20, 19, 18 ये सब आपने कर ही लिए होंगे, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है क्लासरूम में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। तो उसको ये बात का डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना टाइम मुझे स्पेंड करना है, हाउ लॉन्ग शुड आई स्टे इन द पैच ऑफ फूड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। नहीं, डिफरेंट फूड टाइप तो टारगेट नहीं है। जब मैं खोजने जा रहा हूं तो मेरा टारगेट जो है एनर्जी पे है, मेरा टारगेट एनर्जी पे है। और मुझे पता है कि किस तरह का प्रे मुझे यहाँ मिलता है, मुझे पता है कि किस तरह के प्रे मुझे यहाँ मिल सकते हैं। तो वहां पे कोई नई चीज एनकाउंटर नहीं होगी आपको दीपक सोनी। आपको पता है कि किस तरह के प्रे मुझे यहाँ मिलते हैं, प्रीडेटर इज फेमिलियर विद दैट, ठीक है ना, कि विद इन द पैच कौन कौन मुझे टकरा सकता है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका एनटीए नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया, बस थोड़ा इनडायरेक्ट वे में। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये भी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। देखो भाई ये एंडेमिज्म जो है आपका क्या होता है, व्हेन अ स्पीशीज इज फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, व्हेन अ स्पीशीज इज फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन, है ना। और क्या कहते हैं, वहीं का नेटिव वो स्पीशीज होगा। जैसे आपका हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मेयर साहब ने दिया था, ठीक है। तो वहां पे जब मैं आपको हॉटस्पॉट का कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो मैं आपको ये भी पढ़ाता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्या क्राइटेरिया है किसी भी जगह का हॉटस्पॉट होने के लिए, ठीक है। और मतलब क्या क्या हमारे पास मतलब इसके सपोर्ट में डाटा होना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी जगह अगर कोई हॉटस्पॉट है तो वो क्यों होगी, ठीक है। और कोई भी जगह अगर हॉटस्पॉट नहीं है तो वो क्यों नहीं होगी, ठीक है ना। ये हम आपको पढ़ाते हैं ना हॉटस्पॉट में। तो इसमें क्या है, ये नॉर्मन मैयर साहब ने दिया था, ठीक है। और 1988 में दिया था, टू डेजिग्नेट प्रायोरिटी एरियाज फॉर द कंजर्वेशन। सो यहाँ पे उन्होंने हॉटस्पॉट के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे थे। उन्होंने रखे थे कि नंबर ऑफ जो एंडेमिक स्पीशीज है, एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो वहीं पे मिलती हो, तो वो कम से कम 1500 होनी चाहिए। और मोर देन 0.5% होना चाहिए टोटल वर्ल्ड की वेस्कुलर प्लांट पॉपुलेशन का, अगर आप प्लांट की बात कर रहे हैं। और डिग्री ऑफ थ्रेट जो है इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस कितना होना चाहिए, मोर देन 70% ऑफ दैट हैबिटेट, ठीक है। और स्पीशीज रिच होना चाहिए वो एरिया। तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि टोटल 34 हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में। और इंडिया के रिस्पेक्ट में जब आप बात करते हैं, तो क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिया के रिस्पेक्ट में आया है, तो वहां पे 3 नाम आपको निकल के आते हैं जो आप वहां पे देखते हैं। एक तो किसका आता है गाइस, एक वहां पे आपको मिलता है जी वेस्टर्न घाट का नाम, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। दूसरा आपको किसका नाम मिलता है वहां पे, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। और तीसरा नाम किसका मिलता है भाई वहां पे आपको, इंडो बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा या सुंडालैंड जो आप बोलते हो। तो ये तीनों वहां पे आते हैं। तो बस आपको ये देख लेना था इसमें से कौन सा हिंटेड दिया हुआ है। देखो ऊपर हिमालयाज लिखा है लेकिन ईस्टर्न हिमालयाज तो नहीं लिखा ना, ठीक है। ऊपर हिमालयाज लिखा है तो ईस्टर्न हिमालयाज तो लेकिन नहीं लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो गया। फिर कहता है ये भी नहीं है, मैमल ऑफ सेंट्रल इंडिया। फ्रॉग ऑफ वेस्टर्न घाट जो दिख रहा है आपको, ये मेरे लिए कैची पॉइंट है, जो फ्रॉग ऑफ वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है। और इस पे ये आपके जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हैं सत्यधामा दास बीजू, एसडी बीजू, विच इज आल्सो नोन एज फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया, ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन दिस रीजन, ठीक है। वेस्टर्न घाट में उनकी साइट्स भी हैं, फ्रॉग काफी स्पीशीज उन्होंने फ्रॉग के डिस्कवर भी किए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ गया फ्रॉग ऑफ वेस्टर्न घाट, क्योंकि वो एरिया भी है इसमें जो हॉटस्पॉट मैंने रखा हुआ है, और प्लस स्पीशीज भी मेंशन है। तो फ्रॉग्स ऑफ वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट एरिया, राइट। तो ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। फ्रॉग ऑफ वेस्टर्न घाट, ट्रीज ऑफ गैंगेटिक बेसिन भी नहीं है आंसर, तो ये भी एक ऑप्शन जो है कट गया मेरा। तो यहाँ पे सिंपली बात ये आ गई कि एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा दिया हुआ है जो आपको सुटेबल एंड फिट बैठेगा, विच इज फ्रॉग्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये करेक्ट आपका आंसर हो गया, फ्रॉग ऑफ वेस्टर्न घाट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बताइए फटाफट। कोई डाउट किसी को यहाँ पे, जल्दी से बोलो भाई, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे। चलो अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन पे, बड़ा इजी पेपर है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर यार। आप लोगों के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11 12 से कोरिलेटेड है,
तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन मतलब और आपको थ्योरी बड़े अच्छे से कवर की गई है, जो पहले के भी कोर्सेज है, जैसे तान्या मैडम का है या प्रियंका चौधरी मैम का है, उसके बाद इस बार जैसे रिचा भारद्वाज मैडम का काफी एफर्ट उस पे लगा है, और कॉमन यूनिट्स भी है आपकी, स्टैट्स कॉमन है, इकोलॉजी कॉमन है, ठीक है, जेनेटिक्स +1 +2 लेवल की है। ये देखो, ये भी नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये काफी बार नीट में आ चुका है, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन डिसऑर्डर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डाइट, ठीक है। यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसको डाइट इन्फ्लुएंस करती है। तो बेसिकली गाइस, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, क्योंकि जो आपके जेनेटिक्स के लॉ थे वो दैट वाज गिवन बाय मेंडल, ठीक है, ही वाज द पायनियर पर्सन। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अराइजेस ड्यू टू alteration in one gene or as a result of abnormalities in genome। एक जीन की एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है वो, या फिर पूरे जीनोम में मल्टीपल भी हो सकते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसके बाद क्या आएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। फिर क्या होते हैं आपके सेक्स लिंक डोमिनेंट, ये पता होने चाहिए आपको, ये पढ़ाए भी होंगे, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। और कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल भी होते हैं। तो ये कैटेगरीज है आपकी जो है ना मेंडेलियन डिसऑर्डर की, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, और माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन के जो होते हैं, ठीक है। अब जब आप बात करते हैं, इसमें काफी सारे एग्जांपल्स भी हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं कौन कौन से जो कॉमन डिसऑर्डर हैं, तो इसमें ये सारे हैं, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर सिकल सेल एनीमिया, ये भी पूछ सकते हैं आपसे ना, सिकल सेल एनीमिया, फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर थैलासीमिया, थैलासीमिया, फिर आपका फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस, ये सब 11th 12th का है सिस्टम, कलर ब्लाइंडनेस। फिर क्या है, एक और होती है स्केलेटल डिस्प्लेसिया, ठीक है, स्केलेटल डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो ये बहुत सारे जो है आपके डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब मेरे को कुछ इसमें से पिक करके दे दिए, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस को पिक कर लिया, हीमोफीलिया को, फिनाइल कीटोनूरिया को, थैलासीमिया को, लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है डाइट से। तो अगर हम वन बाय वन भी इन पे चले, जो यहाँ पे टर्म दी हुई है, और इनको देखें तो कैसा हमारा रहेगा, देखो फटाफट। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है गाइस, वो क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली क्या है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है, कैसा है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या कहते हैं, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये आपके लंग्स में बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस कर देता है, और जो आपके लंग है और प्लूरल मेम्ब्रेन उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जो लंग है और प्लूरल मेम्ब्रेन जो है उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, इससे आपका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसके बारे में बात की, ध्यान रखना सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। फिर आपका जी आता है दूसरे नंबर पे हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है जी, हीमोफीलिया बेसिकली आपका सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक, इस पे न्यूमेरिकल भी कराए हुए बहुत सारे, प्रियंका चौधरी मैम ने, और ये ऋचा भारद्वाज मैम ने पढ़ाया भी हुआ है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसमें क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग के साथ इश्यू कॉज करता है, ब्लड क्लॉटिंग के साथ, ब्लड क्लॉटिंग आपकी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया के बारे में ये हो गया, लेकिन डाइट से तो रिलेटेड ये भी नहीं है। फिर आता है फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया का आपको याद रखना है, ये कैसा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है आपका, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव है फिनाइल कीटोनुरिया। अब क्या है, ये आपका रिड्यूस डाइजेशन से रिलेटेड है,
वो अभी नहीं पढ़ाती है भाई प्रियंका चौधरी मैम, लास्ट सेशन में उन्होंने पढ़ाया था। प्रियंका अरोड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछो ना, मैम का आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपका कैसा है ये जो आपका फिनाइलकेटोनुरिया है, इसमें क्या होगा, जो रिड्यूस डाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइल एलानीन, ये जो अमाइनो एसिड है आपका फिनाइल एलानीन, इसके डाइजेशन के साथ इश्यू हो जाता है, ठीक है। इसके डाइजेशन के साथ इशू हो जाता है क्योंकि आपके पास जो एंजाइम होती है इसको डाइजेस्ट करने वाली, या फिर जो फिनाइल एलानीन को जो एंजाइम जो है, फिनाइल एलानीन को जो एंजाइम कन्वर्ट करती है किसमें, टायरोसिन में, ठीक है, जो एंजाइम होती है, ठीक है, वो वो उसकी डिफिशियंसी हो जाती है ना। और ये आपका मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है फिनाइलकेटोनुरिया, मेंटल रिटार्डेशन। तो डाइट से रिलेटेड तो यही है, तो करेक्ट आंसर भी आपका यही हो गया, फिनाइलकेटोनुरिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी आपका पहुंच जाएगा जी फिनाइलकेटोनुरिया, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका फिनाइलकेटोनुरिया हो गया। इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो लास्ट में दिया हुआ थैलासीमिया, हो सकता है आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो थैलासीमिया भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। थैलासीमिया कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है दोबारा भी। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एक तरह का, ठीक है, थैलासीमिया। और इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन बनेगा यहाँ पे, आरबीसी आपकी डिस्ट्रॉय होंगी, इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपका जो है प्रॉपर नहीं बनेगा यहाँ पे, और एनीमिक हो सकता है इंसान, एनीमिया, आरबीसी आपकी डिस्ट्रॉय होंगी। ये सब +1 +2 के लेवल के क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आपके मास्टर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डाइट से कौन रिलेटेड है, तो डाइट से आपको समझ में आ गया कि भाई डाइट से रिलेटेड जो है मेरा, डाइट से रिलेटेड जो मेरा है वो फिनाइलकेटोनुरिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनाइलकेटोनुरिया। इज दिस क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सबको, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बोलो भाई फटाफट, हमारा नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, जो दूसरी क्लास है इसलिए। एनीवन हैविंग एनी डाउट यहाँ पे, एनीवन हैविंग एनी डाउट, क्लियर, क्लियर है, सबको क्लियर है। निधि चिल्लर, पीताम्बरा सिंह, सुरभि गुप्ता, जयंती यादव, दीपक सोनी, प्रियंका अरोड़ा, जो भी लोग हैं, ठीक है, चलो क्लियर है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी आपके ऑलमोस्ट +1 +2 के लेवल का ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैजिक तो है नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन डीएनए रीजन एग्जिबिट द हाईएस्ट लेवल ऑफ सीक्वेंस वेरिएशन, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से डीएनए रीजन है जिसके अंदर वेरिएशन सीक्वेंस में मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि वेरिएशन मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मेरा जो सारा एम्फेसिस होना चाहिए वो मैक्सिमम वेरिएशन पे होना चाहिए, कि मैक्सिमम वेरिएशन जो है किसमें होंगी, ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं फटाफट से, अब वन बाय वन चलते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा हुआ है होम्योबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है होम्योबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग डोमेन। तो बेसिकली गाइस ये कुछ नहीं होता, होम्योबॉक्स क्या होता है, इट्स अ डीएनए सीक्वेंस अराउंड 180 बेस पेयर, ठीक है। तो ये जो है आपका एक डीएनए सीक्वेंस है होम्योबॉक्स, और 180 बेस पेयर के आसपास का होता है ये, है ना। फाउंड विच genes for which are individual regulation of pattern of anatomical development, की एनाटॉमी कैसे डेवलप होगी उसके लिए इसमें जीन होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि जो होम्योबॉक्स जीन है वो इनकोड करते हैं किसको, होम्योबॉक्स प्रोटीन को इनकोड करते हैं, और वो क्या करते हैं फर्दर, दे आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, जो कि आपके फोल्ड बाइंड डीएनए और रेगुलेट करते हैं फाइनली एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन्स का, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन से एसोसिएटेड, आपको ये पता ही है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको देख लिया हमने। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हॉक्स जीन, ये क्या होते हैं भाई, हॉक्स जीन बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी एक तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन होते हैं, ठीक है। और ये जो इनका जीन एक्सप्रेशन है दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, की कोई भी पार्ट कैसे बनेगा, जैसे कि ड्रोसोफिला में कौन सा पार्ट क्या बनाएगा,
कौन सी होमिटोपोइटिक सेल्स हैं, कौन सी आइज बनाएगी, कौन सा क्या बनाएगा, ठीक है, ये इसके बारे में रहता है। फिर थर्ड आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डी लूप रीजन, ठीक है, ये अभी बहुत रीसेंट काम है जो माइटोकॉन्ड्रियल डी लूप रीजन है ना, इसके ऊपर काफी काम चल रहा है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया डी लूप रीजन है ये एक तरह का ट्रिपल स्टैंडर्ड रीजन है, ठीक है, ट्रिपल स्टैंडर्ड रीजन है, इसको ध्यान रखेंगे, ट्रिपल स्टैंडर्ड रीजन, ठीक है, ट्रिपल स्टैंडर्ड रीजन फाउंड इन द मेजर नॉन कोडिंग रीजन ऑफ मैनी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो नॉन कोडिंग जो पार्ट होता है आपका उसमें मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म बाय द स्टेबल इनकॉर्पोरेशन ऑफ थर्ड शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड नोन एज 7s डीएनए, ये ध्यान रखना है, इसके लिए 7s डीएनए की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन तो आपको पता ही है, नॉन हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो ये आपके होते हैं वहां पे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जब आप रेप्लिकेशन की बात करते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वेरिएशन जो है ना, क्योंकि वेरिएशन पूछा है, तो वेरिएशन जो है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की मैक्सिमम यहाँ पे मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डी लूप रीजन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन होते हैं वो मदर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, और हमारा जो ओरिजिन है वो अफ्रीकन डीएनए से है, ये भी एक थ्योरी प्रपोज हो रखी है पहले से ही बहुत। तो माइटोकॉन्ड्रियल डी लूप रीजन जो है वो ऐसा होता है जिसमें वेरिएशन मैक्सिमम होता है। इज इट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 बताओ। ओके चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव एन अदर क्लास ऑफ दिस नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंसेस, तो प्लेटफॉर्म हमें वहां चाहिए होगा। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली मैं करीबन करीबन ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हम कल के दिन डिस्कस करेंगे, 25 to 30, सो बी देयर। अब सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, अब कोई एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं होंगे, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हमने कर लिया है उतना आप पैरेलली करते रहेंगे, सो दैट विद इन 2 days तुम्हारा ये वाइंड अप हो जाए और पहले का जो पढ़ा हो काम आएगा, ठीक है। सो विद दिस आई विल टेक योर परमिशन, राइट, एंड वी विल मीट टुमारो 5 to 6 सेम टाइम टिल इट गेट ओवर। तो आज 7th है आपकी, so we will wind up it in 2 or upcoming 3 classes. Thank you very much guys, thanks for your patience, thanks for being here. I'll see you guys tomorrow same time. Till then you keep studying, and this will be available to you on your Google Classroom also, right? Thank you.